देश में पीएम मोदी का मैजिक बरकरार है। उनकी लोकप्रियता के सामने राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक और ममता बनर्जी से लेकर के चंद्रशेखर राव तक कहीं दूर दूर तक नहीं टिकते। इतना ही नहीं, देश के मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ सबसे आगे हैं। पीएम बनने का सपना देख रहे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और केसीआर सब के सब योगी के पीछे हैं। आज तक इंडिया टुडे और सी वोटर्स के सर्वे के नतीजे तो यही बताते हैं कि देश में एनडीए का कोई जवाब नहीं। आज के समय में लोकसभा चुनाव कराने की स्थिति में एनडीए को एक बार फिर बहुमत मिलने जा रहा है। सर्वे के दौरान हिस्सा लेने वाले लोगों में सबसे बेहतर और पसंदीदा मुख्यमंत्री को लेकर भी सवाल पूछा गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ को अधिकांश लोगों ने बेहतर सीएम बताया। वहीं दूसरे स्थान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे। दरअसल सर्वे में 39% लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे बेहतर मुख्यमंत्री माना, जबकि 16% लोगों ने अरविंद केजरीवाल को और 7% लोगों ने ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन को बेहतर मुख्यमंत्री माना। इस दौरान बेहतर प्रधानमंत्री कौन है, इसको लेकर भी सवाल पूछा गया, जिसमें 47% लोगों ने नरेंद्र मोदी को सबसे बेहतर पीएम माना। वहीं 16% लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी, 12% लोगों ने इंदिरा गांधी और 8% लोगों ने मनमोहन सिंह को बेहतर पीएम माना। इससे साफ है कि लोगों के बीच नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सबसे अधिक है। इसके अलावा 9 साल सत्ता में रहने वाली मोदी सरकार के कामकाज को 67% लोगों ने संतोषजनक बताया। अगस्त 2022 के सर्वे के मुकाबले इस आंकड़े में 11% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगस्त 2022 में हुए सर्वेक्षण के मुताबिक 37% लोग एनडीए के कामकाज से असंतुष्ट थे, लेकिन ये आंकड़ा घटकर अब 18% रह गया है। 67% लोगों ने एनडीए के कामकाज को बहुत अच्छा, 11% लोगों ने अच्छा, जबकि 18% लोगों ने खराब बताया। लोगों ने कोरोना से लड़ाई में जीत को मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि माना है। 20% लोगों ने कोरोना से निपटने में बड़ी सफलताई से बताया, जबकि अनुच्छेद 370 को हटाना 14%, राम मंदिर निर्माण 11% और जन कल्याण योजना को 8% लोगों ने सफलता बताया। एनडीए सरकार की सबसे बड़ी विफलता के सवाल पर 25% लोगों ने महंगाई को एनडीए की सबसे बड़ी विफलता बताया। वहीं बेरोजगारी को 17%, कोविड-19 से निपटना 8% और आर्थिक विकास को 6% लोगों ने बड़ी असफलता बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी का साथ छोड़ महागठबंधन में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार विपक्षी एकता की धुरी बनाने में जुट गए। दिल्ली गए, लेकिन सीएम से पीएम बनने का कोई रास्ता मिला नहीं। लालू प्रसाद के साथ सोनिया गांधी से मिलने गए, लेकिन सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार को ज्यादा भाव दिया नहीं। यहां तक कि नीतीश के साथ तस्वीर खिंचवाने की औपचारिकता भी नहीं निभाई। लेकिन अब मौका नीतीश कुमार के हाथ आया तो उन्होंने कांग्रेस से अपना पुराना हिसाब चुकता कर लिया। असल में कांग्रेस ने नीतीश कुमार को राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा से किनारा कर लिया। नीतीश कुमार को दूसरा निमंत्रण के चंद्रशेखर राव ने भी हैदराबाद की रैली में शामिल होने के लिए भेजा है, लेकिन नीतीश कुमार वहां भी नहीं जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष की एकता के लिए किए जा रहे प्रयासों में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही, या फिर उपेंद्र कुशवाहा के संकट में वे इतना उलझ गए कि उनकी पहली प्राथमिकता जेडीयू को बचाने की हो गई है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर कह चुके हैं कि वे अपना पूरा हिस्सा लेकर जाएंगे, मतलब जेडीयू को तोड़कर निकलेंगे, अकेले नहीं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बताया कि जेडीयू भारत जोड़ो यात्रा के समापन में शामिल नहीं होगी। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। पत्र में राजीव रंजन सिंह ने कहा कि नागालैंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में व्यस्त रहने के कारण नीतीश कुमार समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे। जेडीयू नागालैंड विधानसभा चुनाव में सक्रियता से लड़ रहा है। यात्रा का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में हो रहा है। कांग्रेस बिहार की नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में शामिल है। सिंह ने कहा कि विपक्षी दलों की एकता आज की जरूरत है। हमारी पार्टी समझती है कि कांग्रेस इस दिशा में जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकतांत्रिक मूल्य क्षीण हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को दबाया जा रहा है। वहीं राजीव रंजन ने भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए इसकी सफलता की कामना की। वैसे जेडीयू शुरू से ही भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाकर चल रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब कभी इस यात्रा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसकी सराहना तो की, लेकिन इसमें स्वयं के शामिल होने का प्रश्न टाल दिया। राहुल गांधी की यात्रा जम्मू और कश्मीर में है। 26 जनवरी को बारिश और भूस्खलन की वजह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोक दी गई थी। ठीक 390 दिनों के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं।
बीजेपी के निशाने पर इस बार दक्षिण के दुर्ग हैं, जिन्हें वो तोड़ने को बेताब है। ऐसे में तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख के अन्नामलाई ने पीएम के तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की बात उठाकर सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु में कुछ लोग नरेंद्र मोदी को बाहरी कहकर प्रचारित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने क्षेत्रीय बाधा को पार कर लिया है और तमिलनाडु में उनके चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि 2024 का चुनाव एक अलग तरह का लोकसभा चुनाव होगा। सवाल है कि क्या पीएम मोदी तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकते हैं? बीजेपी में किसी भी उम्मीदवार के चुनाव लड़ने और लड़ाने की एक प्रक्रिया होती है। बीजेपी संसदीय बोर्ड में एक एक सीट पर चर्चा के बाद कैंडिडेट के नाम फाइनल किए जाते हैं। 2019 में भी पीएम मोदी के ओडिशा की पुरी और यूपी की वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन ऐन वक्त पर संसदीय बोर्ड ने सिर्फ वाराणसी से ही उनके नाम की घोषणा की। तमिलनाडु से पीएम मोदी चुनाव लड़ भी सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह दक्षिण में कांग्रेस का बढ़ता जनाधार और तमिलनाडु के अलग द्रविनाडु की मांग है। द्रविड़ आंदोलन के नेता तमिलनाडु को अलग देश बनाए जाने की मांग को लेकर सालों से विरोध करते आ रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि रामनाथपुरम में चर्चा चल रही है, लेकिन ये अफवाह है। 2019 में तमिलनाडु के 39 में से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। साल 2014 में बीजेपी को कन्याकुमारी सीट पर जीत मिली थी। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर पीएम मोदी चुनाव लड़ते हैं तो कन्याकुमारी सीट बीजेपी चुन सकती है। हालांकि अभी ये सिर्फ अटकलें हैं। 2019 में तमिलनाडु की 5 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। उनमें कोयम्बटूर, शिवगंगा, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी और थुटिकुडी सीट शामिल है। कन्याकुमारी के अलावा इन चारों में से किसी भी सीट से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी एक सीट है। ऐसे में कुल सीटों की संख्या 130 हो जाती है। 2019 में 303 सीट जीतने वाली बीजेपी को इन 130 में से सिर्फ 29 सीटें ही मिली थी, जिसमें कर्नाटक की 25 सीट शामिल हैं। दक्षिण के 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। सी वोटर्स सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव हुए तो बीजेपी को महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार जैसे राज्यों में झटका लग सकता है। ऐसे में पार्टी इन राज्यों में कम होने वाली सीटों की भरपाई दक्षिण के अन्य राज्यों की मजबूती से लड़कर कर सकती है। तमिलनाडु की सीमा दक्षिण भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगी हुई है। इनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। जयललिता के निधन के बाद विपक्ष पूरी तरह कमजोर पड़ गया है। बीजेपी को जड़ें जमाने के लिए यही आसान मौका दिखाई दे रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने ममता बनर्जी पर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको लेकर पूरी टीएमसी के निशाने पर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय आ गए। असल में जस्टिस गंगोपाध्याय ने बुधवार को खिदिरपुर में एक कार्यक्रम में सीएम की एक पुस्तक पर टिप्पणी की। जस्टिस गंगोपाध्याय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लिखी गई किताब पर सवाल उठा रहे थे। जज ने कहा कि क्षमा करें, लेकिन विभिन्न पुस्तकालय ऐसी बेकार पुस्तकें क्यों रख रहे हैं? कोई समझदार इंसान इस पुस्तक को पढ़ना पसंद नहीं करेगा। आप लोग पुस्तकालय में पुस्तक रखकर हर किसी को पुस्तक खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं। जस्टिस महान भारतीय कवि माइकल मधुसूदन दत्त के नाम पर एक प्रतिष्ठित पुस्तकालय में निजी समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने मुख्यमंत्री की लिखी एक बहुचर्चित कविता की पहली पंक्ति का जिक्र किया। उसके बाद कहा कि अगर किसी कविता की पहली पंक्ति ऐसी हो तो शायद ही कोई उसे पढ़ना चाहेगा। दुर्भाग्य से सरकारी अनुदान केवल तभी उपलब्ध होते हैं जब ऐसे प्रकाशन पुस्तकालयों में हैं। लेकिन मेरी राय में ऐसी किताबें केवल दीमकों की मदद करती हैं। जस्टिस गंगोपाध्याय की टिप्पणी के तृणमूल कांग्रेस ने इसकी कड़ी आलोचना की। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर शांतनु सेन के अनुसार चूंकि टिप्पणियां अदालत के बाहर की गई थीं, इसलिए इसे उनकी निजी राय माना जाना चाहिए। सेन ने कहा कि उनकी टिप्पणी साबित करती है कि वे एक राजनीतिक प्रतिनिधि की तरह अधिक काम कर रहे हैं। उनका एकमात्र काम मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का विरोध करना है। ये पहली बार नहीं है कि मुख्यमंत्री का कविता संग्रह को लेकर विवाद हुआ हो। कविता संग्रह में कविता बितान नाम दिया गया है। पिछले साल मई में साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मुख्यमंत्री को एक विशेष पुरस्कार दिए जाने के बाद इसकी काफी आलोचना हुई थी, लेकिन उन्हें कविता बितान के लिए पुरस्कार मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अपना हिस्सा मांग रहे हैं और तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी। लेकिन सियासत के खिलाड़ी नीतीश कुमार न तो उपेंद्र कुशवाहा को हिस्सा देने जा रहे हैं और सीएम की कुर्सी तो दूर की बात है।
नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को उनके मंत्रालय पर भी उनका वाजिब हक देने को तैयार नहीं हैं। तेजस्वी के स्वास्थ्य और सड़क निर्माण विभाग में अभी भी नीतीश के पसंदीदा अधिकारी जमे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि नीतीश के खिलाफ आरजेडी नेताओं के मोर्चा खोलने की जड़ में यही बात प्रमुख है। नीतीश कुमार ने अभी तक सत्ता की असली बागडोर से आरजेडी को दूर ही रखा है। इसका मतलब ये है कि नीतीश मन ही मन ये सोच चुके हैं कि यदि उनकी मर्जी के हिसाब से मामला नहीं चलेगा तो वे अपना रास्ता एक बार फिर बदल लेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार चलने लगी, लेकिन अब तक किसी के दिल नहीं मिले। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भले ही मिल गए, जेडीयू और राजद के साथ 7 दलों का गठबंधन भले ही हो गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता एक दूसरे से दूर हैं। दोनों दलों के विधायक सस्पेंस में हैं। वे क्षेत्र में किसकी राजनीति करें, जेडीयू या फिर राजद? नीतीश कुमार ने जब से महागठबंधन सरकार में सीएम की कुर्सी संभाली है, राज्य के विकास कार्यों पर बोलने से ज्यादा उन्हें राजनीतिक बयान देना पड़ रहा है। कभी सुधाकर, कभी चंद्रशेखर और कभी अपनी ही पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार इन सब से तंग आ चुके हैं। नीतीश कुमार ने सरकार गठन के बाद राज्य के प्रशासनिक ऑफिसर्स का कुनबा एनडीए के समय वाला ही रखा है। इससे आरजेडी कंफर्टेबल नहीं है। राजद के मंत्री मीडिया को बयान देते मिल जाएंगे। मंत्रियों का कहना है कि ये सरकार पिछले साल अगस्त में बनी और आज तक राजद के किसी मंत्री को उसके पसंद का अधिकारी मिल नहीं पाया। तेजस्वी यादव का चेहरे का तेज गायब हो गया है। नीतीश का फैसला यही नहीं थम गया। मुख्यमंत्री ने उन बोर्ड्स, निगमों और आयोगों के पदों को भी नहीं भरा जिसमें आरजेडी अपने नेताओं को जगह दिला सके। उन्होंने अति पिछड़ा आयोग का गठन किया, लेकिन आरजेडी नेताओं को जगह नहीं दी। अभी हाल ही में नीतीश ने पीके शाही को महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त कर दिया है। उसके बाद महागठबंधन के अंदर खलबली मच गई, क्योंकि शाही को लेकर आरजेडी कंफर्टेबल नहीं है। पीके शाही लालू के खिलाफ आरोप लगा चुके हैं। अपनी समाधान यात्रा में नीतीश ने राजद के मंत्रियों को तरजीह नहीं दी। सरकार बनने के बाद तेजस्वी की एक बात पर भी नीतीश ने ध्यान नहीं दिया। तेजस्वी को सिर्फ कहा जाता है हो जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। नीतीश के सियासी पाला बदलने की संभावना पर एक और नेता का बयान सटीक बैठता है। अभी 2 दिन पहले सुशील मोदी ने जो कहा, उसके बाद बिहार में दोबारा नए सियासी समीकरण के संकेत मिलने लगे हैं। सुशील मोदी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कौन आएगा कौन जाएगा मैं नहीं जानता, इसके लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। केंद्रीय स्तर से मामला तय होता है। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी में 3 बार आ चुके हैं, 3 बार जा चुके हैं। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में लालू के लौटने के बाद बड़ा खेल होगा। उसके बाद नीतीश कुमार को गद्दी छोड़नी भी पड़ सकती है। सुशील मोदी का ये कहना है कि नीतीश कुमार पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इस बयान के कई मायने हैं। सुशील मोदी कोई छोटे नेता नहीं हैं। यदि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है तो इसके मायने जरूर हैं, क्योंकि जेडीयू के अंदर कलह जारी है। उपेंद्र कुशवाहा हिस्सा मांग रहे हैं, नीतीश उन्हें खदेड़ रहे हैं, ललन सिंह अलग से तेजस्वी से बैठक कर रहे हैं। बिहार की सियासत आपसी फूट के दौर से गुजर रही है। बिहार की राजनीति में सियासी उठापटक का भी दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ी भूमिका दिए जाने की तैयारी है। कैप्टन को महाराष्ट्र के अगले गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। कैप्टन को नया रोल सौंपने की चर्चा इसलिए भी गर्म है क्योंकि कैप्टन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध हैं। भाजपा अमरिंदर सिंह को 83 मेंबर वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहले ही शामिल कर चुकी है। कैप्टन को गवर्नर बनाए जाने के बारे में पूछने पर पंजाब भाजपा के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। कैप्टन की नई भूमिका पर चर्चा तब तेज हुई जब गृह मंत्री अमित शाह ने 29 जनवरी को पटियाला की रैली को रद्द कर दिया। इस रैली से भाजपा पंजाब का लोकसभा चुनाव कैंपेन शुरू करने वाली थी। रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और इसकी कमान कैप्टन को ही सौंपी गई थी। महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी पिछले कुछ समय से विवादों में हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि वे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान पद छोड़ने की इच्छा जता चुके हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में नए राज्यपाल की नियुक्ति तय मानी जा रही है। आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय कर चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चर्चा में आया था। हालांकि बाद में भाजपा ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बना दिया। उस वक्त कैप्टन विदेश में इलाज करा रहे थे। तब तक कैप्टन ने अपनी पार्टी को भी अलग रखा हुआ था। पंजाब विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले कांग्रेस ने कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा से हाथ मिला लिया। चुनाव में कैप्टन सीधे तौर पर कोई करिश्मा नहीं दिखा सके। भाजपा की ज्यादा सीटें नहीं आईं।
कैप्टन खुद पटियाला से चुनाव हार गए, लेकिन भाजपा पंजाब से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब रही। भगत सिंह कोश्यारी साल 2019 में महाराष्ट्र के गवर्नर बने थे। इस पद पर उनका अभी तक का कार्यकाल कई विवादों में घिरा रहा। विपक्षी दलों ने उनके ऊपर महाराष्ट्र का अपमान करने, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के भी आरोप लगाए। भगत सिंह कोश्यारी का अब तक का कार्यकाल काफी विवादों से घिरा रहा। उनके शासन संभालने के कुछ दिनों के भीतर राज्य में चुनाव हुए। सरकार बनाने के लिए चले सियासी नाटक में उनकी भूमिका पर भी सवाल उठे थे। अचानक देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को शपथ दिलाने को लेकर उन पर बीजेपी का पक्ष लेने का भी आरोप लगा था। और हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी 19 नवंबर 2022 को औरंगाबाद में बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में स्नातक समारोह में हिस्सा लेने के दौरान उन्होंने कहा था कि शिवाजी पुराने युग के आदर्श हैं, मैं नए युग की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेकर नितिन गडकरी तक आपको यहाँ हर कोई मिल जाएगा। उनके इस बयान के बाद काफी विवाद भी हुआ था। आर्थिक तौर पर कंगाल हो चुके पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है, लेकिन उसकी हरकतें वही पुरानी हैं। पाकिस्तान की हरकतों से परेशान होकर भारत ने उसे नोटिस थमा दिया है, जिसका जवाब उसे 90 दिन के अंदर देना है। भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया। ये संधि सितंबर 1960 में हुई थी। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की ओर से की गई कार्रवाइयों में सिंधु जल संधि के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। सूत्रों का यह कहना है कि भारत पाकिस्तान के साथ जल संधि को अक्षरशः लागू करने का समर्थक और जिम्मेदार भागीदार रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने भारत को जरूरी नोटिस जारी करने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार की ओर से जारी नोटिस का मुख्य मकसद पाकिस्तान को समझौते के उल्लंघन को सुधारने के लिए 90 दिनों की मोहलत देना है। ये पहली बार है जब भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन की मांग की है। भारत ने संबंधित आयुक्तों के माध्यम से 25 जनवरी को पाकिस्तान को नोटिस जारी किया। पाकिस्तान को ये नोटिस 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार जारी किया गया है। दोनों देशों के बीच 9 सालों की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि में विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षर करता है। भारत की ओर से जारी किए गए नोटिस में भारत ने कहा कि भारत हमेशा सिंधु जल समझौते को जिम्मेदारी के साथ लागू करता आया है, लेकिन पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने इंडस वाटर ट्रीटी यानी IWT के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिसके कारण भारत को IWT के संशोधन के लिए एक जरूरी नोटिस जारी करना पड़ा। साल 2015 में पाकिस्तान ने भारत की किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर अपनी तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का अनुरोध किया था, लेकिन साल 2016 में पाकिस्तान ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए इस अनुरोध को वापस ले लिया और प्रस्ताव दिया कि एक मध्यस्थ अदालत उनकी आपत्तियों पर फैसला सुनाए। पाकिस्तान की ओर से की गई ये कार्रवाई सिंधु जल संधि का उल्लंघन है, इसलिए भारत ने इस मामले को एक तटस्थ विशेषज्ञ के पास भेजने का अनुरोध किया। पारस्परिक रूप से बीच का रास्ता निकालने के लिए भारत की ओर से बार बार प्रयास करने के बावजूद पाकिस्तान ने 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। इस तरह से पाकिस्तान की ओर से सिंधु जल संधि के प्रावधानों के लगातार उल्लंघन ने भारत को संशोधन का नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद खुद को विपक्ष का सर्वमान्य नेता और पीएम कैंडिडेट के रूप में पेश करने का है। ममता बनर्जी को टीएमसी पहले ही पीएम कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस सिर्फ इसलिए किया कि विपक्ष उन्हें अपना नेता मान ले। अरविंद केजरीवाल के सपने भी कुछ ऐसे ही हैं। इन सब के बीच मुश्किलों में फंसे नीतीश कुमार ने पीएम बनने का अपना सपना छोड़ा नहीं है। यही वजह है उन्होंने कांग्रेस और केसीआर दोनों के निमंत्रण को ठुकरा दिया। कांग्रेस नीतीश कुमार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल देखना चाहती थी और केसीआर उन्हें हैदराबाद बुलाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने दोनों को निराश कर दिया। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जेडीयू ने अपने पत्ते अब खोले हैं। यात्रा में शामिल न होने को लेकर हुए सवाल पर पार्टी के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का प्रोग्राम है जो समाज में नफरत के विरुद्ध सफल कोशिश है, लेकिन इसे विपक्ष की एकजुटता से नहीं जोड़ना चाहिए। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस की पिक और चूज की रणनीति से असहमत है। बिना ममता, केसीआर, केजरीवाल, नवीन पटनायक की कैसे संपूर्ण एकता हो सकती है? विपक्ष की एकता का प्रयास नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहले से ही चल रहा है।
बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का कारगर फॉर्मूला नीतीश का है, जो कि बीजेपी के खिलाफ 1 अगेंस्ट 1 है। यही वजह है कि विपक्ष की एकता के लिए कांग्रेस और केसीआर के प्रयोगों में अब नीतीश की कोई दिलचस्पी नहीं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बताया कि जेडीयू भारत जोड़ो यात्रा के समापन में शामिल नहीं होगी। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। पत्र में राजीव रंजन सिंह ने कहा कि नागालैंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में व्यस्त रहने के कारण नीतीश कुमार समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे। जेडीयू नागालैंड विधानसभा चुनाव में सक्रियता से लड़ रहा है। यात्रा का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में हो रहा है। कांग्रेस बिहार के नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में शामिल है। सिंह ने कहा कि विपक्षी दलों की एकता आज की जरूरत है। हमारी पार्टी समझती है कि कांग्रेस इस दिशा में जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकतांत्रिक मूल्य क्षीण हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को दबाया जा रहा है। वहीं राजीव रंजन ने भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए इसके सफलता की कामना की है। वैसे जेडीयू शुरू से ही भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाकर चल रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जाने वाली भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुई थी, जो अब 30 जनवरी 2030 को श्रीनगर में समाप्त होने जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने देश की हर कोने में सुर्खियां बटोरी। इस यात्रा में विपक्षी दलों के कई नेता और फिल्म कलाकार भी शामिल हो चुके हैं। कई ऐसी पार्टियों के नेता भी हैं जो इस यात्रा में बिना शामिल हुए राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जुम्मा 8 दिन भी नहीं बीते जब उद्धव ठाकरे ने बिना कांग्रेस और एनसीपी से बात किए वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन का ऐलान किया और इस बात की उम्मीद जताई कि कांग्रेस और एनसीपी उनके फैसले को स्वीकार करें। लेकिन मौका मिलते ही वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने सीधा शरद पवार पर हमला बोल दिया। उन्होंने शरद पवार पर भाजपा के साथ होने का आरोप लगाया। उनके इस बयान के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन में खटपट शुरू हो गई। प्रकाश अंबेडकर के बयान की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने निंदा की तो कांग्रेस ने कहा कि बीवीए शिवसेना के साथ गठबंधन में है, न कि महाविकास अघाड़ी के साथ। उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीवीए के साथ गठबंधन को मंजूरी दे दी है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी से प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन की बात कही थी और वे बीवीए के महाविकास अघाड़ी में शामिल होने से खुश हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रकाश अंबेडकर के बयान से सहमति जताई। संजय राउत ने हाल ही में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। राउत की यह प्रतिक्रिया अंबेडकर और महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नाना पटोले के बयानों के बाद आई है। पटोले ने कहा कि बीवीए एमवीए का हिस्सा नहीं है। हमें बीवीए में एमवीए को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर प्रकाश अंबेडकर के बयानों से संजय राउत ने असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि एमवीए में सभी को अपने सदस्यों के बारे में टिप्पणी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में किसी को भी इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, जबकि एनसीपी प्रमुख ने भाजपा को टक्कर देने के लिए तीसरा मोर्चा खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। वे तीसरे मोर्चे के स्तंभ हैं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि आज भी शरद पवार बीजेपी के साथ हैं। 2019 में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 3-4 दिन बाद एक अखबार में छपे इंटरव्यू में अजित पवार के हवाले से कहा गया था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि लोग उन पर दोष क्यों मढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारी पार्टी ने तय किया है। मैं सबसे पहले जाने वाला था। ये 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तय किया गया था। एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसे ने बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीवीए के साथ गठबंधन करने के बाद शिवसेना को ये देखना चाहिए कि एमवीए नेताओं के बारे में कोई ऐसी बयानबाजी न हो। हम अपने नेता के खिलाफ इस तरह के किसी भी बयान को मंजूर नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है कि शिवसेना बीवीए के साथ इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से उठाएगी।